वेलकम बैक। तो हमने कुछ टॉपिक कर लिए थे पार्ट फर्स्ट में, लाइक सर्किट के बारे में जान लिया था, ओम्स लॉ कर लिया था, तुम्हारे रेजिस्टेंस क्या होते हैं वो कर लिया था, और रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करते हैं, ये सारे टॉपिक्स हमने पिछले टॉपिक में कवर कर लिया। अगर नहीं किया तो मैं डिस्क्रिप्शन भेज दूंगा और ऊपर आइकन आ रहा होगा उसका, पुराने वाले वीडियो का, वो देख लेना, उसके बाद इस पे आना। तो जो इस वीडियो में पार्ट सेकंड में जो हम टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो ये तीन मेन टॉपिक है। कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस, यानी जो रजिस्टर होते हैं उनको कैसे कैसे कनेक्ट किया जाता है सीरीज में। नॉर्मली दो केसेस होते हैं। उसके बाद हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जहां से क्वेश्चन बहुत सारे आने के चांस हैं, और है पावर। तो ये तीन टॉपिक है। तो शुरू करते हैं। पहले ये तीनों टॉपिक शुरू करने से पहले मैं पहले एक क्वेश्चन पे बात करूंगा, और वो पुराना टॉपिक था कि रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करता है। मान लो कि एक वायर है, जिसकी लेंथ L है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। लेंथ L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, और उसकी रेजिस्टिविटी रो है। ठीक है, तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा? ये होगा रो L/A। अब क्या होगा कि तुमने उस तार को स्ट्रेच किया, खींचा, और खींचने की वजह से उसकी जो लंबाई हो गई वो डबल हो गई। तार को स्ट्रेच किया और उसकी वजह से खींचने की वजह से उसकी लंबाई डबल हो गई, तो जो नया रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है। अब दिक्कत क्या होती है कि बच्चे क्या करते हैं, भैया मटेरियल तो सेम है तो रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, और लेंथ को वो डबल कर देते हैं। तो वो कहते हैं अगर लेंथ डबल हो रहा है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना R और L, हमें तो पता ही है। तो अगर लेंथ डबल हुआ है तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? डबल। और यहाँ पे तुम कर देते हो मिस्टेक। देखो यार, अगर तुमने प्रैक्टिकली कभी देखा है तो तार को अगर तुम स्ट्रेच करने की कोशिश करते हो तो खींचते समय भले ही उसकी लंबाई बढ़ती है, पर उसकी जो मोटाई है वो भी कम हो जाती है। यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब कितना कम होगा हमें ये तो नहीं पता। तो जब भी किसी क्वेश्चन में तुम्हारा कोई एक वेरिएबल चेंज हो रहा है और उसके रिस्पेक्ट में तुम्हें आंसर निकालना है, तो दूसरा वेरिएबल उसमें नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे L भी वेरिएबल है और A भी वेरिएबल है, तो आप किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे। मुझे A को एलिमिनेट करना है क्योंकि मुझे L दिया हुआ है, A दिया हुआ नहीं है। तो मैं A को एलिमिनेट करूंगा, और A को एलिमिनेट करने के लिए क्या करूंगा, मैं L से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा। मतलब रेजिस्टेंस को R है, L से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो नीचे हो जाएगा A इंटू में L। तो R बराबर क्या हो जाएगा? रो L स्क्वायर अपॉन में V। मैथमेटिकली ये पूरी सही है, कोई भी इक्वेशन में कोई गलत नहीं है। पर ये जो नया रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बना है, इसमें क्या है? वॉल्यूम। A इंटू N वॉल्यूम होता है, और जो इस बार वॉल्यूम होगा वो तो सेम रहेगा, तार का वॉल्यूम तो चेंज नहीं होना। रेजिस्टिविटी सेम है तो चेंज नहीं होगी, तो सारा गेम किस पे हो गया? L पे। तो तुम इस फॉर्मूले का यूज करोगे जब तार को स्ट्रेच किया जाता है। क्लियर है? अब देखो क्या होगा। अब नया रेजिस्टेंस जो होगा, नया R1 नाम देता हूं, ये क्या होगा? रो लेंथ क्या हो गया? डबल हो गया है, तो 2L का स्क्वायर अपॉन में V। तो R1 बराबर क्या होगा? रो 2 का स्क्वायर 4 इंटू में L स्क्वायर अपॉन में V। 4 बाहर आ गया है, तो रो L स्क्वायर अपॉन में V, और रो L स्क्वायर V का मतलब क्या था? R। तो 4 इंटू R। तो जो पुराना रेजिस्टेंस था उसका 4 गुना हो जाएगा नया वाला रेजिस्टेंस। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तुम्हें आना चाहिए, तो इसलिए मैंने ये करवा दिया। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं और लेके चलते हैं बालक नए टॉपिक पे, एंड दैट इज कॉल्ड कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस। तो रजिस्टर जो होते हैं उनका जो कनेक्शन किया जाता है वो नॉर्मली दो टाइप से किया जाता है। एक कनेक्शन होता है तुम्हारा सीरीज, और एक होता है पैरेलल। एक होता है सीरीज, दूसरा होता है पैरेलल। अब देखो सीरीज और पैरेलल में क्या डिफरेंस होता है कि सीरीज, पहले ये समझते हैं। सीरीज का ये कनेक्शन है, मान लो ये तुमने सप्लाई दिया, और ये R1 हो गया, एक रेजिस्टेंस R1 है, ये R2 है, और ये R3 है। अब देखो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलना चालू हुआ, करंट जा रहा है, करंट जा रहा है। इस पॉइंट पे करंट पहुंचने के बाद क्या उसको कोई और रास्ता दिख रहा है? नहीं ना, एक ही रास्ता है। तो सेमी करंट यहां पे जाएगा, सेमी करंट आगे भी जाएगा, और सेमी करंट इसमें भी जाएगा। करंट को कोई और रास्ता दिखने ना, मतलब एक नदी है, नदी के रास्ते में अगर एक रास्ता है, मतलब एक ही कनेक्शन गया हो, तो नदी वहीं बहती जाएगी, बार बार टूटेगी नहीं। तो अगर एक ही रास्ते में जाती जाएगी, तो बगल में तुम रमेश बैठा हुआ है पानी भरने के लिए, महेश बैठा हुआ है, कोई भी बैठा हुआ है, सबको सेमी नदी से पानी मिलेगी, उसका फ्लो बार बार टूटेगा नहीं। तो बेसिकली अगर करंट यहां से जा रहा है तो R1 के पास भी सेम करंट जा रहा है, R2 के पास भी सेम करंट जा रहा है, और R3 के पास भी सेम करंट जा रहा है। तो जो ऐसे कनेक्शन होते हैं इनको कहा जाता है सीरीज कनेक्शन। क्लियर है? तो इनमें क्या होता है, इनमें करंट तो तीनों में सेम जाता है, पर वोल्टेज जो होता है वो ड्रॉप होता जाता है। इस पे कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, फिर इसमें कुछ और होगा, और इसमें कुछ वोल्टेज
अलग ड्रॉप होगा। तो मान लो इसमें जो ड्रॉप होगा वो V1 हो गया, अक्रॉस ये हो गया V2 और इस पे हो गया V3। मजेदार बात क्या होगी कि जितना V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा वो नेट वोल्टेज जितना सप्लाई हुआ है उसके इक्वल ही होता है। क्लियर है? तो हमें इसमें मेन काम क्या करना है कि यार मान लो मेरे पास R1 R2 R3 ये तीन अलग अलग टाइप के रजिस्टर है और ये मेरे सर्किट में लगाए गए और मुझे पता करना है कि इसमें नेट यानी मेरे पूरे सर्किट में नेट रेजिस्टेंस कितना है, वो कितना निकालना हो तो वो हम निकालना सीखते हैं। इसको कहते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या नेट रेजिस्टेंस हम कह सकते हैं, तो वो निकालना सीखते हैं। तो देखो हमें पता है V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 और ओम्स लॉ हमें क्या कहता है, ओम्स लॉ बालक हमें कहता है कि V इक्वल टू होता है IR होता है, कहता है। तो V की जगह पे IR डाल दूंगा तो V जो है इसके जगह पे IR डालता हूं, पर ये R किसके बारे में होगा, पूरे सर्किट के कनेक्शन के बारे में, यानी RS नाम देता हूं। ये नेट रेजिस्टेंस है या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। ये V1 के लिए करंट तो सेम ही होगा क्योंकि सीरीज में है, पर रेजिस्टेंस क्या होगा R1। V2 के लिए IR2 और V3 के लिए IR3। I यहां से कॉमन निकल, देखो यहां पे भी I है तो I कॉमन आ जाएगा, I कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I गया तो RS बराबर आ गया बालक R1 प्लस R2 प्लस R3 और ये होगा नेट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। तुम्हारे पास तीन रेजिस्टेंस दे रखे हैं तो तीनों को जोड़ दिया तो तुम्हें नेट रेजिस्टेंस मिल जाएगा। अगर 10 दे रखे होंगे 10 को जोड़ दो, सिंपल। 20 दे रखे हैं तो 20 को जोड़ दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। क्लियर बात है? कोई समस्या है? समस्या है तो कमेंट में लिख देना, ठीक है? अगले वीडियो में उसका समाधान कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बालक गिन के 2 महीने बचे हुए हैं। अब 2 महीने, अगर तुमने ये 2 महीने जम की तैयारी कर ली तुम्हारे नंबर आ गए, पक्की बात है, ठीक है? और अपन इस 2 महीने में पूरी व्यवस्था आपके लिए करेंगे। जो वीडियो है आपके वो प्रोवाइड होंगे और साथ में जनवरी एंड से मैं लाइव क्लास चालू कर दूंगा रात में, ताकि 2-2 3-3 घंटे की एकदम मस्त लाइव क्लास दे ताकि सभी बच्चे उसको ले पाए, ठीक है? ओके, तो हम चालू करते हैं और ये है तुम्हारा पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन की गेम है कि पैरेलल को लेते हैं। तो ये हमारा रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस लगा दे रहा हूं R1, दूसरा है R2 और दूसरा है R3। ये वोल्टेज हमारा सप्लाई हुआ है। अब क्या दिक्कत होती है, जब देखो V यहां सप्लाई हुआ, यहां सप्लाई हुआ, करंट यहां से I जा रहा है। अब ये I करंट जब यहां पहुंच रहा है तो इसको 3 रास्ते दिख रहे हैं। यहां से भी करंट जा सकता है, यहां भी जाएगा और यहां भी जाएगा। तो ये करंट I टूट जाएगा 3 हिस्सों में। एक मान लो टूट गया I1, ये टूट गया I2 और ये टूट गया I3। तो जो I है वो 3 टुकड़ों में टूटा है, I1 प्लस I2 प्लस I3। दिक्कत I1 टूट गया, पर मस्त बात क्या होती है कि इनके पास सभी के पास जो वोल्टेज आता है वो सेम जाता है, यानी जितना वोल्टेज V सप्लाई हुआ है सभी के पास वोल्टेज सेम जाएगा। तो भैया ओम्स लॉ हमने करा था और V इक्वल टू IR आया था, तो इस पर I बराबर क्या आएगा, V अपन में R। क्लियर है? तो I बराबर क्या हो जाएगा, I अपन V अपन में R, V सब में सेम है और R पूरे नेट की बात हो रही है, नहीं ये तो नेट का है, तो R जो इसमें होगा इसको RP देते हैं, P मतलब पैरेलल। क्लियर है? I1 के लिए क्या होगा, V अपन में R1, R2 का होगा V अपन में R2 और I3 क्या होगा, V अपन में R3। ऊपर से V निकाल के सबका काट दो तो 1 अपन में RP बराबर सीधे क्या आ जाएगा, 1 अपन में R1 प्लस 1 अपन में R2 प्लस 1 अपन में R3। ऐसे जितने भी रेजिस्टेंस होंगे उनको पैरेलली यानी ऐसे करके सॉल्व कर दो, तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। एक बात खास ध्यान रखना, कई बार बच्चे क्या करते हैं 1 अपन में RP की वैल्यू लाके सॉल्व करते थे। मान लो 1 अपन में RP की वैल्यू 1 अपन में 10 आई तो बच्चे इतना ही छोड़ देंगे, गलत हो जाएगा। हमें RP की चाहिए वैल्यू, नॉट 1 अपन में RP की। तो जब भी 1 अपन RP की वैल्यू आएगी इसको रेसिप्रोकल कर देना, तो RP बराबर कितना आ जाएगा, मान लो 10 हो, तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? कोई समस्या, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? वेरी गुड। अब एक क्वेश्चन बहुत सिंपल सा आता है कि यार हमारे जो घरों में इलेक्ट्रिक डोमेस्टिक सर्किट्स होते हैं उनमें हम किस टाइप के सर्किट का यूज करते हैं, सीरीज की पैरेलल? तो घरों में प्रैक्टिकली सोचो, घरों में जो तुम्हारे अप्लायंस होते हैं वो कैसे होते हैं, उनमें अलग अलग करंट की जरूरत होती है। किसी में हाई करंट की जरूरत होती है 5 एम्पियर, किसी में 10 की, किसी में 3 की, चार्जर है कम एम्पियर की जरूरत होगी। तो अलग अलग सर्किट में जो तुम्हें करंट की जरूरत होती है वो अलग अलग होती है। और अगर हम सीरीज में सबको कनेक्ट करके चले तो सभी को क्या मिलेगा, सेम करंट मिलेगा, जिसके वजह से सर्किट वो तुम्हारे जो अप्लायंस है वो काम नहीं करेंगे, खराब हो सकते हैं। पहली बात ये। दूसरा,
सीरीज में एक दिक्कत होती है। देखो सीरीज में क्या होगा, अगर मान लो पैरेलल में R1 खराब हो गया, मान लो पैरेलल में R1 खराब हो गया तो क्या होगा, करंट R2 में जाता रहेगा, R3 में जाएगा, R1 में नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ सर्किट क्या हुआ है, टूटा हुआ है, तो ये नहीं जाएगा। पर अगर मान लो ये सीरीज में हो और करंट यहां से आया और ये चीज खराब हो गई, तो खराब होते ही यहां सर्किट ब्रेक हो जाएगा, तो करंट आगे वाले अप्लायंस में जाएगा ही नहीं। इसके वजह से तुम्हारे बाकी अप्लायंस काम ही नहीं करेंगे। इसीलिए घरों में हम जो कनेक्शन यूज करते हैं वो पैरेलल कनेक्शन का यूज करते हैं। बात समझ आ गई, कोई समस्या वाला? वेरी गुड, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड टॉपिक पे। अपने सेकंड टॉपिक पे आते हैं, दैट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब देखिए हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का क्या कॉन्सेप्ट है। क्या हमारे बहुत सारे हम घरों में ऐसे इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है हीट एनर्जी में। आपको पता है कि क्या होता है, हमेशा एनर्जी इज नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता रहता है। कई बार हमारे ऐसे अप्लायंस, जैसे हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पंखे को दिया, तो पंखे ने क्या करना, घूमना चालू किया उस एनर्जी का यूज करके। पर आप ज्यादा समय तक उस पंखे को यूज करोगे तो क्या होगा, पंखे को टच करना गर्म हो जाता है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि वो पंखे को घुमा तो रहा है वो एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पर कुछ भाग, कुछ पोर्शन उस एनर्जी का कन्वर्ट हो रहा है हीट एनर्जी में भी। क्लियर है? पर कुछ अप्लायंस ऐसे होते हैं जो सारा का सारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं हीट एनर्जी में, उनको बाकी चीजों से मतलब ही नहीं है। और यही इफेक्ट होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में भी हम बात करेंगे। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के माध्यम से भी हम समझेंगे कैसे कैसे हीटिंग इफेक्ट काम करता है। आपके जो अप्लायंस की मैं बात कर रहा हूँ बहुत सारे हैं, घरों में तुमने यूज किया है, हीटर यूज किया है, इलेक्ट्रिकल कुकर आ गए हैं, इलेक्ट्रिकल ओवन आ चुका है, तुम्हारे पास आयरन प्रेस जो करते हो वो भी आ चुका है। तो ये सारे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। ये बात समझ में आई? अब ये काम कैसे करता है ये समझने की कोशिश करो। मैंने कहा कि भैया जितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी तुम दे रहे हो वो सारा का सारा एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है हीट में। तो आपको पता है कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है। पहले पोटेंशियल पावर से पहले, पावर के बाद में विचार करेंगे, पावर से भी पहले आ जाओ। आपको पता है कि V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू होता है W अपॉन में Q। हमने पिछले क्लास की वीडियो में पढ़ा था V इक्वल टू W अपॉन में Q होगा, और W बराबर क्या होगा, VQ, ये करा था। और हमें पता है पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। किसी काम करने का कितनी कैपेसिटी होती है, आप कितनी जल्दी उस काम को कर सकते हो, वो डिफाइन करता है आपका पावर। अगर किसी काम को आप जल्दी कर सकते हो तो आपकी पावर ज्यादा है, किसी काम को लेट करते हो तो पावर कम है। तो बेसिकली पावर बराबर क्या होता है, W अपॉन में T। और पावर को W को लिख सकता हूं V Q अपॉन में T, और Q अपॉन में T, नॉट QT, Q अपॉन में T क्या होगा, I। Q अपॉन में T I होता है। तो P बराबर क्या आ गया वाला, VI। और आपको पता है ये पावर जो आपका इंस्ट्रूमेंट होगा ये पावर यूज करेगा, और मान लो ये पावर यूज कंज्यूम कर रहा है T टाइम तक, तो जो एनर्जी कंज्यूम होगी वो क्या होगी, P इंटू में T, यानी E बराबर क्या होगा, P की वैल्यू VI इंटू में T, और यही एनर्जी तो कन्वर्ट हो जाएगी हीट में, तो H बराबर क्या हो जाएगा, VI इंटू में T। तो ये है H इक्वल टू VI में T। V की जगह पे ओम्स लॉ डाल सकते हो, I इंटू में R, ओम्स लॉ होता है V इक्वल टू IR, तो IR डाल दो, तो I इंटू में T, तो H बराबर हो जाएगा बालक I स्क्वायर RT। और ये है आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और ये है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है कि जो हमारा हीट, जो अप्लायंस में हीट जनरेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ करंट के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टाइम के। जितना टाइम आप दोगे उतना ज्यादा हीट इफेक्ट, उतना हीट रिलीज होगा। यहां तक किसी को कोई समस्या कोई परेशानी? ठीक है। अब देखो आपके बहुत सारे एप्लीकेशन है जिसका यूज किया जाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में। आपको जो बात करी थी गीजर, कुकर, ये सब हमने बात कर लिया था। कुछ और लेते हैं, लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो क्या करता है, वो सारा का सारा एनर्जी कंज्यूम करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और उसको कन्वर्ट करता है दो में, एक हीटिंग इफेक्ट में और दूसरा हीट एनर्जी में, और दूसरा लाइट एनर्जी में। पर हीट एनर्जी में ज्यादा कंज्यूम करता है। अब जब वो हीट होगा तो बहुत टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या होता है कि वो मेल्ट कर सकता है। क्या कर सकता है, मेल्ट। तो उसको मेल्टिंग से बचाने के लिए हम जो फिलामेंट यूज करते हैं वो बनता है टंगस्टन से, और टंगस्टन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। मतलब एक होता है ना वो अपने जाकिर भाई थे, सख्त लौंडे, पिघलता तो हर चीज है पर पिघलने की जो कैपेसिटी है वो अगर ज्यादा होगी तो तुम सख्त हो। अलग बात समझ। तो सख्ती
तुम्हारे पिघलने की कैपेसिटी पे है, पिघलना तो है ही। तो वैसे ही टंगस्टन भी जो पिघलता है वो काफी हाई टेम्परेचर पे पिघलेगा। कितने पे? 3380 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अगर दे दो, उसका मेल्टिंग पॉइंट लगभग 3380 होता है, गलांक जो बिंदु होता है इतना होता है। इससे ऊपर दोगे तब होगा, इतना ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसीलिए उसका यूज करते हैं। तुम्हारे जो फ्यूज होते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्यूज लगाया जाता है, फ्यूज भी यही काम करता है। फ्यूज क्या करता है कि अगर कभी आपका करंट अचानक बढ़ जाए, कभी करंट अचानक बढ़ जाए तो करंट ज्यादा होने की वजह से वो तुरंत फ्यूज क्या होगा, वो मेल्ट कर जाएगा, और जिसके वजह से वो सभी चीजों के साथ सीरीज में कनेक्टेड होता है। तुम्हारे जितने भी अप्लायंस होते हैं घरों में, वो फ्यूज सीरीज से कनेक्टेड होता है। तो जैसे ही करंट बढ़ता है वो मेल्ट होता है और तुरंत सीरीज को ब्रेक कर देता है और बाकी अप्लायंस बचा लेता है। ये बात समझ आई। अब ये जो यूज करे जाते हैं फ्यूज, इनका भी एक वो होता है कि कितने करंट वाला यूज किया जाएगा फ्यूज, तो ये निकाल। तो आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा तुम्हारे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। अब बात करते हैं तुम्हारे पावर कि पावर को कैसे देखा जाता है, पावर क्या होता है। ठीक है, तो पावर के बारे में बात करते हैं। तो पावर की वैल्यू हमने पहले ही बात कर ली थी, पावर के बारे में हमने पहले ही पावर के बारे में बात कर लिया था कि पावर क्या होता है। तो पावर का फॉर्मूला आपको सिंपल सा पता है, P इक्वल टू होता है VI, ठीक है, और V की जगह पे ओम्स लॉ डाल दो तो IR हो जाएगा, तो I स्क्वायर RB हो सकता है, और फिर ओम्स लॉ I की जगह पे V अपॉन में R डाल दोगे तो V स्क्वायर अपॉन में RB हो सकता है। ये तीनों ही फॉर्मूले होते हैं पावर के। पावर की जो यूनिट होती है वो होती है वाट, ऐसा यूनिट वाट होती है, क्लियर है। पर ये हमारे ज्यादा काम का नहीं है, हमारे काम का जो सबसे ज्यादा है वो है एनर्जी। एनर्जी आपको पता है, एनर्जी जो होता है वो होता है पावर इंटू में टाइम, पावर इंटू में टाइम हमने फॉर्मूले में कर रखे हैं। एनर्जी की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है जूल, एसआई की एसआई यूनिट होती है, ये होती है जूल। और जो कमर्शियल यूनिट होती है, कमर्शियल यूनिट वो होती है KWH, किलोवाट आवर, और 1 किलोवाट आवर में होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, इतना होता है एनर्जी एक KWH में। अब एक बात करते हैं कि ये KWH का यूनिट कहाँ यूज होता है। देखो KWH को यूनिट भी कहा जाता है। तुम अगर घरों में बिजली बिल की अपनी रीडिंग चेक करने जाओगे तो जब रीडिंग में देखोगे तो वहां पर लिखा होता है KWH, यानी एक यूनिट होता है। तो यानी समझ लो कि 1 किलोवाट आवर तुम्हारा एनर्जी कंज्यूम्ड हो गया। अब इसको निकालते कैसे है, बहुत ही सरल और आसान है, प्रैक्टिकली समझो। KWH यानी जो तुम्हारा पावर के एनर्जी क्या होता है, पावर इंटू टाइम। तो पावर क्या हो गया, पावर की यूनिट तुम्हें लेके चलनी है किलोवाट में, KW मतलब किलोवाट, किलोवाट पावर लेके चलना है किलोवाट, और टाइम लेके चलना है आवर में। जैसे मान लो एक बल्ब है जो 100 वाट का है, 100 वाट का बल्ब है जिसको 10 दिन चलाया जा रहा है, 10 घंटे चला रहे हैं दिन में, और महीने में वो 30 दिन चल रहा है। तो आपसे पूछा जाएगा इतने कितने यूनिट बिजली बिल इसने खपत कर ली है। तो 100 वाट का बल्ब है, 10 घंटे चल रहा है और महीने में 30 दिन। तो सबसे पहले इस वाट को बदलो किलोवाट में। तो वाट को किलोवाट में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे, किलोवाट बदल गया। और एक दिन में कितने घंटे चल रहा है, 10 घंटे, और कितने दिन चलाना है, 30 दिन। तो 30 घंटे 30 दिन से मल्टीप्लाई कर दो। अगर मुझे एक दिन का निकालना होगा तो सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, 30 दिन का निकालना है तो 30 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो गया, 30 इंटू 1 आ गया 30। तो 30 यूनिट तुम्हारा बिजली बिल ये खा जाएगा, क्लियर है। तो ये होता है ऐसा यूनिट। और यहां के साथ यहीं पे तुम्हारा थ्योरी वाला पोर्शन पूरे इस चैप्टर का कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ सर्किट डायग्राम मैं तुम्हें सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। और उसके बाद केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर कार्बन कंपाउंड वो शुरू होगा। तब तक इस चैप्टर को पूरी तरह से समझ लेना, आराम से पॉज कर